हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज रितेश। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अंतः स्पंदन क्या है, जल चक्र के क्या लाभ है, और भौम जल क्या है। ठीक ना, और भौम जल के पुनः पूर्ति का क्या स्रोत है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए आरक्षित है। ठीक ना, ये स्पेशल लेक्चर मैं बोल सकता हूँ कि क्लास 7 के लिए है। ठीक ना, क्लास 7 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। बट यही सेम टॉपिक हम लोगों को जल चक्र का क्या लाभ है 10th में भी पढ़ना होता है, तो ये 10th के लिए भी है। ठीक ना, क्लास 7 और 8th के लिए भी होगा, और 9th के लिए भी होगा, और 10th के लिए भी होगा। ठीक ना, तो अगर आप इनमें से 7, 8 और 9, 10th इनमें से कोई एक के छात्र है तो आप लोग इसको देखो, और 10th के खास करके एग्जाम में तो ये सवाल और ये सवाल आते हैं। ठीक ना, चलो ये और ये सब भूगोल के सवाल हो गए। ठीक ना, तो इन सब को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अंतः स्पंदन क्या है। ठीक ना, अंतः स्पंदन क्या है, तो इसका जवाब मैं दूंगा सिंपल सा एक आंसर से कि हम लोग के जल के अंदर क्या होता है, जल का रिसाव होता है। ठीक ना, जल ऊपर से नीचे जाती है, और किसके कारण से जाती है, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक ना, जैसे इसको अगर समझना होगा अंतः स्पंदन को, तो हम लोग घर में कभी कभी क्या करते हैं, गेहूं को पानी में फुलाते हैं। ठीक ना, तो पानी में जब फुलाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक डब्बा लेते हैं बड़ा सा, या बाल्टी लेते हैं, उसमें गेहूं भर देते हैं। ठीक ना, वो धोने के लिए होता है। धोने के लिए जब आटा पिसाते हैं ना, आटा पिसाने से पहले क्या होता है, गेहूं को धोया जाता है। ठीक ना, सुखाया जाता है। ठीक ना, उसके बाद उसको पिसवाने के लिए भेजते हैं या पीसा जाता है। ठीक ना, तो हम लोग एक डब्बा में गेहूं भर देते हैं, उसमें जब पानी डालते हैं ना, तो वो पानी रिस कर बाल्टी के जो एंड है, ठीक ना, बाल्टी के सेंटर में या नीचे चली जाती है, बाल्टी के ग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, बाल्टी अगर लिए हैं तो उसके ग्राउंड में चली जाती है, या डब्बा के ग्राउंड में चली जाती है। ठीक ना, तो देखो मैं उसका एक फ़ोटो भी आपके सामने बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक ना, जैसे कि समझो तो ये एक बाल्टी है। ठीक ना, बाल्टी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि गेहूं को भर देंगे। ठीक ना, गेहूं को भर देंगे। यहाँ पे देखो, ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक ना, समझो तो चारों तरफ से गेहूं भरा हुआ है। ठीक ना, और जैसे इसमें हम लोग पानी डालते हैं तो वो तो पहले ऊपर आता है, फिर वो रीस कर, यानी कि धीरे धीरे छलक कर नीचे की ओर चला जाता है, और यहाँ जाके बैठ जाता है नीचे, सबसे नीचे जाके। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा है। ठीक ना, और किसके कारण के वजह से हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण की वजह से हो रहा है। अंतः स्पंदन क्या है, ठीक ना, अंतः स्पंदन जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक ना, मैं इसको भी लिख दूंगा यहाँ पे क्यों होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके आंसर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंतः स्पंदन गुरुत्वाकर्षण के वजह से होती है। ठीक ना, अंतः स्पंदन गुरुत्वाकर्षण के वजह से होती है, और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के वजह से होती है। ठीक ना, पृथ्वी के, क्योंकि जो नीचे का जो ग्राउंड है वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक ना, और क्यों खींचेगा, क्योंकि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक ना, वो बल से पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से पानी नीचे आ जाती है। ठीक ना, और इसी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे पानी का रिसाव, ठीक ना, अंतः स्पंदन कहलाता है। अंतः स्पंदन कहलाता है।
पानी जब जैसे कि ये तो ठीक है इसमें आ रहा है, बट हम लोग के जब धरती पर जैसे क्या होता है कि एक नदी है, ठीक ना, तो नदी बह रहा है ठीक ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अंतः स्पंदन देखने को मिलता है, ठीक ना। वहाँ के जो पानी है वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, ठीक ना, और ग्राउंड के अंदर जाने के कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये रिसाव के कारण जाते हैं, ठीक ना, धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, ठीक ना, और ये होता है तो उसे अंतः स्पंदन कहते हैं, ठीक ना, धीरे धीरे अंदर चला जाता है, और उसी पानी को हम लोग कल के थ्रू या मोटर के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक ना, जो कि धरती के ऊपर से धरती के नीचे जाकर बैठ जाता है, ठीक ना, उसी है भौम जल कहते हैं, ठीक ना, जो रिसाव के कारण, जैसे समझो तो ये धरती है, ठीक ना, इस पे पानी है, और ये पानी धीरे धीरे रिसकर नीचे चली जाती है और जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, ठीक ना, और उसी में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से एक पाइप डाल देते हैं और यहाँ से हम लोग पानी खींच लेते हैं। जैसे ये कल है ना, कल समझो तो यहाँ पर वाटर है, ठीक ना, और यहाँ पर हम लोग धरती है ऊपर, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक ना, और ये पानी ऊपर धरती से ही आता है, ठीक ना, पानी रिस कर, और इसमें हम क्या किए, एक पाइप लगा दिए, ठीक ना, और इसी में हम लोग क्या किए, कल लगा दिए, ठीक ना, और हम लोग यहाँ से कल चलाते हैं तो यहाँ से पानी उठ कर यहाँ जाती है और यहाँ गिरती है, ठीक ना, और यहाँ भर जाती है ऊपर, और फिर थोड़े समय के बाद वो रिस कर फिर इसी समय वापस आ जाती है, ठीक ना। तो हम लोग एक ही जल का बार बार उपयोग करते हैं, ठीक ना, और कुछ जल इसमें से वाष्प बन के हवा में भी उड़ जाते हैं, ठीक ना, और कुछ जल धरती के नीचे चले जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग अंतः स्पंदन को देखते हैं, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कि भौम जल क्या होता है। तो भूमि के अंदर के जल को अंतः स्पंदन नहीं गलती हो गया, मिस्टेक, ओके। भूमि के अंदर के जल को भौम जल कहते हैं या ग्राउंड वाटर कहते हैं, भौम जल कहते हैं, ठीक ना। भूमि के अंदर जो जल होता है उसको हम लोग भौम जल कहते हैं, और इसी को कल के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं और उसी को हम लोग पीते हैं, ठीक ना। चलो ये समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि जल चक्र के क्या लाभ है। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग समझते हैं कि जल चक्र के क्या लाभ है। तो देखो ये जल चक्र है, ठीक ना। जल और जल से वाष्प बनता है, जल वाष्प गर्म होकर वाष्प बन जाएगा, फिर वो इकट्ठा होकर बादल बन जाएगा और फिर उससे बारिश होगी और बारिश होने के बाद वापस में हम लोग को जल मिल जाएगा। यही चक्र बार बार चल रहा है, ठीक ना। इसी चक्र को जल चक्र क्या है, यहाँ पे है छूटा हुआ है, ठीक ना। इसी चक्र बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक ना। तो यही चक्र बन गया, ठीक ना। ये लाखों वर्षों से चल रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जल चक्र है, ठीक ना। अब इसके क्या फ़ायदे हैं हम लोग वो देखेंगे, ठीक ना। जल चक्र के बारे में पिछले 2 लेक्चर में हम लोग नॉलेज ले चुके हैं, ठीक ना। चलो अगर आप लोग जल चक्र के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ पिछले वाले लेक्चर को देखो, इसके चरणों को देखो, मैंने इसके बारे में डिटेल्ड में बताया हुआ है, ठीक ना। इस पे बात करते हैं कि जल चक्र के क्या लाभ है। इसके जल चक्र के ये लाभ है ना कि ये धरती पर वातावरण ठीक रखता है। वातावरण, मैं डायरेक्ट पर्यावरण लिख देता हूँ, ठीक ना। पर्यावरण संतुलित रहता है, पर्यावरण संतुलित रहता है। ये समझ में नहीं आया होगा कैसे रहता है, ठीक ना। मैं आपको फिर इसको समझाऊंगा, बट इसका अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद समझाएंगे, ठीक। जो पर्यावरण संतुलित रहता है, जल चक्र के कारण जल चक्र के कारण
पूरे धरती पर जल पूरे धरती पर जल पूरे जल चक्र के कारण पूरे धरती पर जल की मात्रा संतुलित रहती है। जल की मात्रा संतुलित रहती है। ठीक ना, देखो यही दोनों है। पहला, जल चक्र के कारण क्या लाभ है ना, तो जल चक्र पर्यावरण को संतुलित रखता है। ठीक ना, जैसे ही हम लोग के पर्यावरण में गर्मी बढ़ेगी तो जल क्या करेगा, जैसे यहाँ पे इस जल चक्र को देखो। ठीक ना, जल में जैसे ही मतलब पर्यावरण में गर्मी बढ़ेगी तो जल क्या करेगा, जल गर्मी को सोखेगा और सोखने के बाद में वाष्प में बदल जाएगा। ठीक ना, यानी कि पर्यावरण को संतुलित रखेगा। जैसे ये टेम्परेचर समझो, ये टेम्परेचर है पर्यावरण का, और जैसे ही ये हाई होगा तो जल क्या करेगा, उसको सोखेगा और बोलेगा कि तुमको मैंने मतलब इसको बोलेगा कि आ जा भाई, नीचे आ जा गर्मी। ठीक ना, देखो सिंपल मैं समझाना चाहता हूँ कि जब वातावरण में गर्मी बढ़ती है ना तो जल का एक गुण होता है, वो क्या करता है कि जो आसपास में गर्मी है ना उसको सोख लेता है अपने अंदर। ठीक ना, और सोखने के बाद में वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प में बदलने के बाद वो उड़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, हल्का हो जाता है, हल्का होने के बाद में वो उड़ जाता है। कोई भी गैस जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा हल्का होगा, यानी कि गर्म कहने का मतलब वो एनर्जी ऑब्जर्व करके रखेगा। ठीक ना, और वो उड़ जाएगा। ऐसा जल का गुण होता है। ठीक ना, जिसे गुप्त ऊष्मा का नियम कहते हैं। ठीक ना, गुप्त ऊष्मा का नियम कहते हैं। ठीक ना, तो इस वजह से ये पर्यावरण को संतुलित रखता है। जैसे ही हाई होगा उसको लो कर देगा। ठीक ना, और उसको ज़्यादा लो नहीं करेगा। ठीक ना, पानी का ये भी गुण नहीं होता है कि वो ज़्यादा लो कर दे। ठीक ना, वो जितना है उतना मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, कूलर में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं ना तो वो क्या होता है कि आसपास की गर्मी को जलवाष्पित होकर मतलब वाष्प बदल कर आसपास की गर्मी को सोख लेता है, जिससे हमको ठंडा ठंडा हवा मिलता है। ठीक ना, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि कूलर से ठंडा हवा कैसे आता है। ठीक ना, तो पानी क्या करता है, आसपास की गर्मी को सोख लेता है, और जिसके वजह से हम लोग को ठंडा ठंडा हवा मिलता है देखने को। ठीक ना, तो आई होप ये समझ गए होंगे कि जल पर्यावरण को संतुलित कैसे रखता है। ठीक ना, पर्यावरण संतुलित रहता है, इसके ये लाभ है। और जल चक्र के कारण पूरे धरती पर जल की मात्रा संतुलित रहती है। ठीक ना, देखो अगर हम लोग यहाँ से जो समुद्र में पानी जाता है ना वो वापस कैसे आता है, तो वहाँ से वाष्प बन के वो पानी आकाश में उड़ जाता है, जिससे कि वो बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद में वो हम लोगों पे फिर बारिश होता है तो हम लोग के पास फिर वापस आ जाता है। ठीक ना, जो समुद्र में चला गया था वो फिर प्यूरीफाई होकर वापस आ जाता है। ठीक ना, वो किसके, वाष्प के कारण और बारिश की वजह से, यानी कि जल चक्र के कारण। ठीक ना, तो हम लोग कि जो जल की मात्रा है वो संतुलित रहती है, वो कमी नहीं होती है। अभी तक तो कमी नहीं होती है, बट जल के ज़्यादा उपयोग करने की वजह से हम लोग को कमी देखने को मिलती है। पर जैसे ही बारिश हो जाती है ना तो फिर जल की मात्रा बढ़ जाती है। ये जल चक्र क्या करता है, जल की मात्रा को संतुलित करने का प्रयास करता है। कहीं कहीं पे बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब मतलब जल चक्र के लाभ है। ठीक ना, ये जल को चारों तरफ फैलाता है। ठीक ना, ये जल को चारों तरफ धरती पर जल को चारों तरफ फैलाता है। देखो अगर एक ही जगह पे जल भर जाएगा ना तो भी दिक्कत होगा, बारिश हो बाढ़ आ जाएगी, या जल की मात्रा की वजह से हम लोग को नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक, और अगर धरती पर कम जल हो जाएगा, अगर किसी स्थान पे मान लो कम हो गया तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा। ठीक ना, वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो प्यासे मर जाएगा, जिसके वजह से बारिश होती है, और बारिश होने से हम लोग को वो जल फिर से वापस मिल जाती है, और हम लोग अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय करते हैं और रहते हैं, खेलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। ठीक ना,
तो ये तीनों हम लोग को जल चक्र से लाभ है। अब अगला पॉइंट है, हम लोग अगला सवाल है वो भौम जल के पुनः पूर्ति का क्या स्रोत है, ठीक ना। ये सवाल है कि भौम जल जो होता है यानी कि ग्राउंड वाटर जो होता है यानी कि धरती के अंदर का वाटर, वो फिर से जैसे हम लोग उपयोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग दिन रात कल या मोटर चलाते हैं तो उसमें से पानी निकलते रहता है, ठीक ना। तो कोई कोई बोलेगा कि भाई धरती के नीचे क्या इतना ज़्यादा पानी है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। धरती के अंदर पानी सीमित मात्रा में है, ठीक ना। हम लोग उसको उपयोग करते हैं और उपयोग करते हैं तो वो पुनः दूसरे किसी माध्यम से वो फिर से भर जाता है, ठीक ना। कोई भगवान नहीं उसको भरते हैं, कोई कोई बोलेगा भगवान भर देते हैं, भाई भगवान नहीं भरते हैं, वो एक मेथड है जिसकी वजह से वो भर जाता है। हो सकता हो कि वो मेथड भगवान बनाए हो, ऐसा हो सकता है, पर एक तरीका है जिसकी वजह से वो वापस फिर से भर जाता है, ठीक ना। जब बारिश होती है, पहला उसका स्रोत है वर्षा। जैसे ही वर्षा होगा ना तो जल धरती पर आएगा आकाश से, उसके बाद वो चारों तरफ फैल जाएगा और रिसाव देखने को मिलेगा, जल का रिसाव, जिसके वजह से हम लोगों को क्या होगा, भौम जल की जो पूर्ति है पुनः पूर्ति हो जाएगी, ठीक ना, वर्षा की वजह से। और दूसरा है रिसाव की वजह से, जल रिसाव की वजह से। यहाँ पे लिख दूँगा जल रिसाव, जल रिसाव या अंतः स्पंदन, दोनों एक ही बात है, स्पंदन, ठीक ना। जब हम लोग जैसे कल चलाए, ठीक समझो, कल हम लोग कल से पानी निकालें और उसको क्या करते हैं, बाहर ज़मीन पर छोड़ देते हैं नाले के थ्रू, और नाला में से पानी क्या होता है, सूख कर ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक ना। ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वो क्या होता है, अंतर रिसाव होता है, ठीक ना। जल रिसाव होता है या अंतर स्पंदन होता है, जो कुछ भी होता है जिसकी वजह से जल जो नाले का पानी है वही जल नीचे चला जाता है और वही पानी हम लोग फिर निकाल कर पीते हैं, समझे। तो कोई कोई समझे गंदा, पर गंदा ही हम लोग पीते हैं भाई। हज़ारों साल पहले जो पानी डायनासोर लोग पीते होंगे वही हम लोग पी रहे हैं, या पहले के जो प्राणी पीते होंगे, जो राम कृष्ण हनुमान ये सब अगर होंगे धरती पर पहले ज़माने में, जैसे पांडव हो गए, ठीक ना, राम हो गए, वानर सेना हो गई, लंका हो गया, रावण हो गया, जो वो पानी पीता होगा, अगर वो लोग होंगे, समझो मान लो सपोज कि होंगे वो, तो जो वो लोग पानी पी रहे हैं ना वही हम लोग भी पानी पी रहे हैं। वो दूसरा कोई पानी नहीं पी रहे होंगे, वो यही पानी हम लोग पीते हैं, वही बार बार आ रहा है वही पानी, ठीक ना। हम लोग वही पानी टॉयलेट करते हैं और वही पानी ग्राउंड के अंदर जाता है, कुछ कुछ आकाश में चला जाता है और फिर बारिश होती है, फिर ग्राउंड के नीचे जाता है, हम लोग साफ हो जाता है वो, और वही पानी हम लोग बार बार पीते हैं, ठीक ना। तो कोई दूसरा जल नहीं बन रहा है आपके लिए स्पेशल, उसको ज़रूर कोई ना कोई, जो आप जल पीते हो ना उसको ज़रूर कुछ ना कुछ कोई पिया होगा, उसका टॉयलेट किया होगा, समझे, और वही जल साफ़ हुआ, ठीक ना। और साफ़ होने के बाद में वो ग्राउंड में चला गया, ग्राउंड में गया और साफ़ हो गया, और उसके बाद हम लोग फिर से जब निकाले तो हम लोग को लगा कि वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर नहीं है वो लाखों सालों का वो जल है, ठीक ना, लाखों सालों के वहीं पड़ा हुआ है और उसी को हम लोग पीते हैं, समझे। चलो समझ गया, भौम जल के पुनः पूर्ति का क्या स्रोत है, और इसके दो स्रोत हैं, वर्षा और जल का रिसाव, ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए आरक्षित है, ठीक ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये एक जंगल टाइप का है, ठीक ना, या पार्क बोल सकते हैं, पार्क तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पार्क को घूमते हैं सब लोग, ठीक ना, वहाँ पे अलाउड होता है जाना, पर ये एक उद्यान है, ठीक ना, या जंगल टाइप का है जिसको कि सरकार द्वारा आरक्षित कर दिया गया है, ठीक ना, कि इसमें शिकार करना बैन हो गया है। आरक्षित करने का मतलब इसमें शिकार करना बैन है, पेड़ कटना बैन हो गया है, इसमें जाना तक मना हो गया है, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे जानवरों के लिए वो क्षेत्र जो है वो पूरा छोड़ दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक ना। तो उसमें जो जाकर शिकार करेगा या वहाँ पर जाकर जो पेड़ की कटाई करेगा वो वो क्या होगा, वो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक ना। वो सरकार के थ्रू वहाँ उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया है, ठीक ना। तो एक तरह से जंगल ही होता है, ठीक ना। और एग्जाम में पूछते हैं, उसको नाम भी दे दिया गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए आरक्षित है, तो ये बाघ या टाइगर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में,
उसके लिए, ठीक ना, उसके लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस जंगल में जो है वो बाघ या टाइगर ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, ठीक ना। तो सरकार इसको देखी कि यहाँ पर बाघ या टाइगर जो भी हो उसकी शिकार किया जाता था, ठीक ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उस क्षेत्र को उन जानवरों को दे दी कि भाई तुम ही लोग रहो और यहाँ पर फलो फूलो, ठीक ना, जिससे कि इसकी प्रजाति बनी रहे। आरक्षित क्यों किया जाता है किसी क्षेत्र को, किसी जंगल को, कि इसमें या तो कटाई ना किया जाए या शिकार ना किया जाए, जिससे कि इसकी प्रजाति ख़त्म ना हो, ठीक ना। अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर इससे बहुत तरह का दवा बनती थी, ठीक ना, दवा बनती है, वो नहीं बन पाएगा, ठीक ना। इसको मतलब इससे बहुत तरह के दवा या बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक ना, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे में हो गया पहला नंबर में साबुन, ठीक ना। अब साबुन कई लोग बताते हैं कि साबुन जानवरों के चर्बी से बनता है, ठीक ना, या जानवरों या ये सब मतलब बनते हैं, ठीक ना। अगर वो जानवर नहीं रहेगा तो वो सब कैसे बनेगा, ठीक ना। और बहुत सारी चीज़ें जो जानवरों का मारकर बनाया जाता है, दवा, ठीक ना, दवा सांप के जहर से भी दवा बनता है, बिच्छी के जहर से भी दवा बनता है, ठीक ना। तो ये बहुत सारे मतलब है जो कि जानवर नहीं रहेंगे ना तो हम लोग को बहुत परेशानी होगी, ठीक ना। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जानवरों से प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो आई होप आप लोग इस लेक्चर को समझ गए होंगे, ठीक ना। और जो लोग भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना, और स्पेशल में मेरे लेक्चर क्लास 10th के लिए होते हैं, ठीक ना, स्पेशल मैं उन लोगों के लिए डिज़ाइन करता हूँ, ठीक ना। बट अगर कोई लोग किसी भी 10th लेवल पर एग्ज़ाम दे रहा है तो मेरे लेक्चर उन लोगों के लिए भी होगा, ठीक ना, क्योंकि उन लोगों के लिए मतलब जो 10th लेवल पे एग्ज़ाम देता है ना, जो एग्ज़ाम आता है जिसमें कि केवल क्वालिफिकेशन 10th मांगता है ना, तो उन सब के लिए लेक्चर होता है मेरा, ठीक ना। वो लोग अगर इस लेक्चर को देखें तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक ना, बस इतना ही सपोर्ट करें। आपको जैसे सपोर्ट करना हो वैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छे से अच्छे लेक्चर मतलब दिया जाए, ठीक ना, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में दिया जाए, अच्छे से अच्छे नोट्स बना के दिया जाए, आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाए, अच्छे से अच्छे आपको मतलब मोटिवेट किया जाए या आपको मतलब तेज़ किया जाए, जो भी फास्ट किया जाए, इंटेलिजेंट किया जाए, ठीक ना। तो सपोर्ट कीजिए, ठीक ना, बस। तो आई होप आप लोग इसमें हर एक टॉपिक समझ गए होंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लो और क्लास 10th वाला जो है वो ज़रूर से ज़रूर इसको नोट डाउन करें और पढ़ें, ठीक ना, क्योंकि उसमें जल चक्र आता है, ठीक ना। और ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए आरक्षित है, ये भूगोल का मस्ट सवाल है, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आता ही आता है, ठीक ना। ये भी समझ गए अंतः स्पंदन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जल चक्र क्या है, ठीक। चलो तो बस इस लेक्चर में यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक पर, किसी और नए टॉपिक पर अच्छे से बात करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।